जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके ट्रिक गुरु में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोल्जर टेक्निकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि दोस्तों आप लोग का 1 नवंबर 2020 को हेडक्वार्टर दानापुर का रिटन एग्जाम हुआ था, उसी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोग को इंडियन आर्मी से रिलेटेड नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में टिप्स भी दूंगा जिन लोगों का भी एग्जाम 2021 में है, और लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हम लोग का सेक्शन ए का, और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न था, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी पे सही करके आना था, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी पे सही किया उन लोगों का आंसर सही है। और दोस्तों वीडियो क्लास में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया, ताकि मैं आप लोग के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग को हेल्प इससे मिल सके जिन लोगों ने भी आर्मी का रिटन एग्जाम दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है, नेम द इंडियन हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। देखिए दोस्तों, जो सी राजगोपालाचारी है ये भारत के प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि प्रथम और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, टीपू सुल्तान वाज दी रूलर ऑफ। दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ये कहाँ के शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर के शासक थे, और टीपू सुल्तान को ही टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लायन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों निम्न में से किसे सांसद का शेर कहा जाता था। तो आप लोग इसका सही आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर बी पे। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी पे सही करके आए हैं उन लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज 0 आवर, यानी कि शून्यकाल क्या है। तो दोस्तों जो शून्यकाल है वो संसद में प्रश्नकाल के बाद आने वाला समय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों जिन लोगों को इसका सही आंसर नहीं पता था वो लोग ऑप्शन पे एक बार ध्यान देते तो आप लोग का आंसर ऑटोमेटिक आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे ठीक करते, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सोने का समय, जो कि बिल्कुल ही नॉनसेंस टाइप का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सुबह के 1 बजे, ये भी उसी टाइप का ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल ही अजीब टाइप का। और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल ही फनी है, बिस्तर से उठने के समय को क्या शून्यकाल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आप लोग का सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है, यदि पी का मतलब प्लस है और क्यू का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और टी का मतलब आपका डिवाइडेड है और वी का मतलब आपका सब्सट्रैक्शन है, तो हल करें। 18 यहाँ पे दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जितना भी यहाँ पे संख्या दिया गया जैसे कि 18, 12, 4, 8 और 10, इन सबको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 18 लिख लिया मैंने, फिर उसके बाद हल्का सा गैप देके मैंने 12 लिख लिया, फिर यहाँ पे 12 के बाद में 4 लिखा तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, और फिर 4 के बाद में यहाँ पे 8 लिखा तो मैंने फिर 8 लिख लिया, और फिर 8 के बाद में यहाँ पे 10 है तो मैंने 10 लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग सबका यहाँ पे कोड लिख लेंगे। तो पी का कोड क्या है, पी का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पी के बाद 12 है और 12 के बाद टी है, तो टी का कोड क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टी का मतलब है डिवाइडेड, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड कर लेते हैं। और 4 के बाद में क्या है, 4 के बाद में क्यू है, तो क्यू का कोड क्या है यहाँ पे गुना, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं। और फिर 8 के बाद में क्या है भी, तो भी का कोड क्या है, तो भी का कोड यहाँ पे दिया गया है सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो बस इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 को 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 3, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है 24 माइनस 10, और यहाँ पे आया आपका 18। ठीक है, तो 18 प्लस 24 माइनस 10 कितना होता है, 24 को हम लोग 18 से प्लस करेंगे तो 42 होगा, 42 में से 10 जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए पे ठीक किया है उन लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से क्रम को हम लोग को पूरा करना है। यहाँ पे 1/2 है, फिर 3/4 है, फिर उसके बाद 5/8 है, फिर आपका 7/16 है। तो आप लोग को अगला पद आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/2, फिर कॉमा में यहाँ पे दिया गया 3/4, फिर उसके बाद आता है आपका 5/8, और फिर उसके बाद में आता है आपका 7/16।
तो हम लोग सबसे पहले ऊपर का निकाल लेते हैं। ऊपर में क्या हो रहा है देखिए, 1 से 3 हो गया यानी कि प्लस का 2 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, और यहाँ पे 5 से 7 हो गया यानी कि फिर से प्लस का 2 हुआ, यानी कि आगे जो आने वाला दूसरा शब्द होगा वो भी +2 होगा। तो 7 से कितना हो जाएगा आपका 9, ऊपर का 9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे नीचे का भी अब निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग नीचे का निकालेंगे तो इसका आंसर हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या हो रहा है, 2 से 4 हुआ यानी कि 2 से गुना हुआ यानी कि 2 गुना हो गया, और फिर 4 से 8 हुआ यानी कि फिर से ये 2 से गुना हो गया, और यहाँ पे भी 8 से 16 हो गया यानी कि फिर से ये 2 गुना हो गया। तो जो आने वाला नेक्स्ट इसका संख्या है वो भी 16 ना होकर 16 से 2 गुना हो जाएगा, कितना 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर में 9 और नीचे में आया आपका 32, यानी कि 9/32 ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से पूछा गया है, इसमें बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, फिर हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एफ है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आपका आई है। तो एफ से आई कैसे हुआ, प्लस का 3 हुआ, ठीक है, क्योंकि एफ के बाद आता है जी एच फिर आई, प्लस का 3 हुआ। फिर आई से यहाँ पे एल कैसे हुआ, यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, क्योंकि आई के बाद आता है आपका जे के एल। फिर एल में भी हम लोग प्लस का 3 करेंगे तो आपका ओ आएगा, ठीक है, क्योंकि एल के बाद आता है MNO। तो यहाँ पे हम लोग का जो मिसिंग नंबर है वो आपका जरूर ओ में हम लोग अगर +3 कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ओ में हम लोग +3 करेंगे तो क्या आएगा, PQR, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो आपका R है। अब हम लोग दूसरा नंबर खोजते हैं। तो जे से यहाँ पे आपका L हो गया, प्लस का 2 हुआ, फिर L से आपका N हुआ, यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ, और फिर N से आपका यहाँ पे P हुआ, तो यहाँ पे भी आपका प्लस का 2 हो रहा है। तो P में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या आएगा, QR, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट था आपका R और दूसरा भी निकल के आया हम लोग का R। अब हम लोग तीसरा निकालते, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे K है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे M है। तो K में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे M आएगा, और M में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे O आएगा, और O में अगर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका Q आएगा। तो जो अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो Q के बाद क्या आएगा, Q में अगर हम लोग +2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका S, ठीक है। अगर हम लोग Q में 2 प्लस करेंगे तो R और फिर उसके बाद S आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ गया RRS। और हम लोग चौथा नंबर निकाल लेते हैं, क्या है, P के बाद यहाँ पे Q है, प्लस का 1 हुआ, Q से R हुआ, प्लस का 1 हुआ, और फिर यहाँ से R से S हुआ, यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ, यानी कि आने वाला जो चौथा अल्फ़ाबेट है वो भी S से +1 करेंगे तो क्या आएगा, S में अगर हम लोग +1 करेंगे तो S के बाद T आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RRST, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें बोल रहा है यदि AAT को 20 लिखा जाता है, ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, और बैट को हम लोग 40 लिखते हैं तो कैट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसका यहाँ पे कोड निकाल लेते हैं सबका। तो ए का कोड क्या होता है, 1, फिर से यहाँ पे ए के बाद में ए है तो फिर से ए का कोड आता है आपका 1, और यहाँ पे फिर उसके बाद टी में है तो टी का कोड है आपका 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे 20 दिया गया है, और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे बैट का भी निकाल लेते हैं। तो बैट का सबसे पहले बी आता है, बी का आपका कोड है 2, ए का कोड है 1 और टी का कोड है 20। तो इसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 40, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 से 1 का गुना हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 आया, और फिर 1 से आपका 20 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 20 निकल के आया। तो देखते हैं दूसरा नंबर भी फॉलो करते हैं कि नहीं। तो यहाँ से 2 से हम लोग गुना किए 1 को तो 2 आया, और 2 को हम लोग गुना किए 20 से, तो यहाँ पे 40 निकल के आया। तो बस ये पैटर्न फॉलो कर गया तो हम लोग यहाँ से अब निकाल सकते हैं। कैट का कोड क्या है दोस्तों, सी आता है आपका 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और टी आता है आपका 20 नंबर पे। तो बस इसको गुना कर लेते हैं। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग को सही करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से आप लोग को रिक्त स्थान खोजना था। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हम लोग को खोजना था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पैटर्न क्या है, 22, 21, 23, 22, 24, 23। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 22 के बाद 23 हो गया, एक संख्या छोड़ के +1 हो गया, फिर यहाँ से 23 से 24 हो गया, एक संख्या छोड़ के 22 को छोड़ के यहाँ पे 23 से 24 हो गया। फिर जो अगला संख्या है वो हम लोग को एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ जाना है दूसरे नंबर पे, और हम लोग को +1 कर देना। तो 24 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 25। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 से 23 हुआ, एक संख्या छोड़ के 23 से 24 हुआ, और 24 से यहाँ पे 25 हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से हम लोग का सेक्शन सी स्टार्ट होता है, और यहाँ पे कुल 15 क्वेश्चन आप लोग के भौतिक विज्ञान से पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था वो पूछा गया था कि डैश की भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो शक्ति है इसकी ऐसा यूनिट है आपका वाट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी पे सही किया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर जो मैग्नेटिज्म होता है यानी कि चुंबकत्व होता है वो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें बोल रहा है बर्फ के पिघलने से उसका डेंसिटी यानी उसका घनत्व में क्या बदलाव आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है और द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित रहता है। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है यानी कि तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो जिस चीज़ की भी घनत्व पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन दोस्तों जब बर्फ पिघल जाता है तो वो खुद पानी बन जाता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ठीक है, पिघलने से पहले। और जब बर्फ पिघल जाता है तो वो खुद पानी बन जाता है, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसीलिए वो पानी में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसका जो घनत्व है बर्फ जब ये रहता है तो इसका घनत्व कम रहता है और जब ये पानी बन जाता है तो इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोगों से यहाँ पे घनत्व की जगह द्रव्यमान बोले तो इसमें आप लोगों को सही आंसर करना है कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी पूछा गया है तो इसका डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 14, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर है ये सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा रहता है। अगर यहाँ पे आप लोगों से वोल्ट मीटर की जगह एमीटर पूछता जो कि विद्युत धारा की ऐसा ही इकाई है, तो अगर यहाँ पे आप लोगों से वोल्ट मीटर की जगह अमीटर पूछता तो आप लोगों को आंसर करना था श्रेणी क्रम। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से वोल्ट मीटर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन डैश होता है। तो दोस्तों एक स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीली अवस्था में जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका जो वजन है वो 0 होता है यानी कि 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का त्वरण की एसआई यूनिट क्या है। तो त्वरण की एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों से यहाँ पे आप लोगों से बीमा पूछ दे तो इसका आप लोगों को सही आंसर इसका बीमा का फॉर्मूला है LT⁻²। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोल रहा है कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का तापमान में क्या चेंजेस आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें बताया गया है PV = कांस्टेंट यानी कि इसका फॉर्मूला है। आप लोगों ने आइडियल गैस थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, PV = nRT, जिसमें साफ साफ बताया गया था दोस्तों कि जो टेम्परेचर है और जो आप लोग का चाल है इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। तो यहाँ पे जो करंट है यानी कि धारा है ये आपकी सदिश मात्रा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी पे सही करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें बोल रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, J.L. बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉज यानी कि दोस्तों जिसे हम लोग GS से डिनोट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि गॉज निम्न में से किसको मापने की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गॉज है वो आपका चुंबकीय प्रेरकत्व को मापती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोल रहा है बैरोमीटर में पारा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग बैरोमीटर में पारा का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और ये आसानी से हाई टेम्परेचर को भी माप सकता है यानी कि मेज़र कर सकता है। इसलिए हम लोग जो है पारा का इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें बोल रहा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव का SI यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की गति क्या होती है। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है, यूनिट में आप लोग को याद नहीं रखना है वरना आप लोग भूल जाओगे। आप लोग को बस इतना याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 लाख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड दिया है। अगर आप लोगों से मीटर पर सेकेंड पूछे तो आप लोग इसको मीटर पर सेकेंड में आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड दिया है और आप लोग को पता है कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आप लोग को 1000 से गुना करना होगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1000 से गुना कर देते हैं।
तो यहाँ पे कुल कितना जीरो आया दोस्तों, 3 के बाद में कितना जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस यहाँ पे निकल के इसका आंसर आ गया, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 8 जीरो है, तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको इजीली मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे मीटर के जगह किलोमीटर पर सेकंड रहता तो आप लोग इजीली पता कर सकते थे, क्योंकि 3 लाख में 5 जीरो होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता 3 गुने 10 का मान 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पे किलोमीटर में पूछे तो आप लोग को ये आंसर करना है 10 का मान 5, और अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो यहाँ पे 10 का मान 8 आप लोग को मीटर पर सेकंड पे सही आंसर करके आना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है। तो फ्रेंड जो एक अश्व शक्ति होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का सेक्शन डी स्टार्ट होता है, और सेक्शन डी से कुल आप लोगों के 15 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मैथ का है। यहाँ पे बोल रहा है कि हल करें, अंडर रूट में 529 है प्लस अंडर रूट में 81 है, तो इसका सही आंसर आप लोग को निकालना है। तो 529 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, तो दोस्तों 13 का वर्ग होता है 529। तो अंडर रूट से अगर हम लोग इसे बाहर निकालेंगे तो ये 23 बन जाएगा, प्लस अंडर रूट 81 है, तो यहाँ से हम लोग 81 से अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 प्लस 9 कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और उसमें बोल रहा है किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसका हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो बेलन होता है यानी कि सिलेंडर, उसका जो आयतन होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया। पाई का मतलब होता है आपका 22/7, और रेडियस यहाँ पे दिया गया है, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, और रेडियस यहाँ पे दिया गया है 6। तो आर स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग यानी कि 6 गुना 6 गुना एच होता है। तो एच का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 से हम लोग 7 को काट लेंगे, और यहाँ पे 22 गुना 36 कितना होता है। अगर हम लोग 22 गुना 36 करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे 22 गुना 36 करेंगे तो ये लगभग आएगा दोस्तों, यहाँ पे यूनिट, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, यानी कि 792। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर सकते हैं 36 गुना 22, तो इसका आंसर 792 ही निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 2 मेज और 3 कुर्सी का दाम 500 रुपया है तो बताइए 8 मेज और 12 कुर्सी का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 2 मेज है और यहाँ पे 3 चेयर है जिसका दाम यहाँ पे बताया गया है 500 रुपया है। तो 8 मेज और 12 कुर्सी का दाम कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मेज है और यहाँ पे 8 मेज है, इससे 4 गुना ज़्यादा है, और यहाँ पे भी 3 चेयर है और यहाँ पे 12 चेयर है, इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका दाम भी 500 रुपया ना हो के इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 2000 रुपया हो जाएगा। 500 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये जो अर्धगोला होता है यानी कि हेमिस्फेयर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग अच्छे से नोट कर लो कि हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को सबसे पहले पाई का मतलब पता है 22/7 होता है, और यहाँ पे हम लोग को आर फाइंड आउट करना है। तो रेडियस जो होता है दोस्तों वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, यानी कि व्यास का आधा होता है आपका रेडियस। तो यहाँ पे व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग को पता चल गया कि इसका आधा करेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वैसे हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब हो गया आपका 22/7 गुना रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे 22 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3:4 में है, यानी कि लंबाई जो है 3 रेशियो में है और चौड़ाई जो है यहाँ पे 4 रेशियो में है। यदि कमरे का क्षेत्रफल दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई यहाँ पे है और यहाँ पे आपका चौड़ाई है, और दोनों का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, तो एक्चुअल हम लोग को इसका निकालने के लिए हम लोग मान लिया कि ये आपका लंबाई है 3x और इसका चौड़ाई है 4x। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका आयत हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई 3x और चौड़ाई हो गई यहाँ पे 4x, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई कितना है आपका 3x और गुना चौड़ाई कितना है यहाँ पे 4x, और इनका क्षेत्रफल दिया गया है लंबाई गुना चौड़ाई कितना 300 मीटर स्क्वायर।
तो बस इसका हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 3x को हम लोग 4x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12x² आएगा, क्योंकि 3 से 4 गुना करेंगे तो 12 आएगा, और x से गुना होगा तो x² हो जाएगा, बराबर में आएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 12 से आपका 300 कितना बार में गया, 2 बार में, और 6 जीरो गया 5 बार में, यानी कि दोस्तों x² बराबर 25 निकल के आया। एक सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, x² बराबर आपका 25 निकल के आया, तो x जो है वहाँ पे 5 निकल के आएगा। तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकालना था। यहाँ पे क्या बोला गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो लंबाई था वो आपका था 3x और चौड़ाई था आपका 4x, तो दोनों में कितना का फ़र्क है, सिर्फ 1x का फ़र्क है। तो x का मतलब निकल के आया था 5, तो यहाँ पे 1x का मतलब हो जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को सही करके आना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है। इसमें बोल रहा है कि 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। तो स्थिर पानी में जो नाव की स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका एक धारा के अनुकूल में जो धारा की दिशा में यहाँ पे स्पीड दी गई है, यानी कि धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे एक स्पीड दी गई है धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो इन दोनों का हम लोग का एवरेज निकाल लेना है। वही आपका हो गया आपका नाव का एक्चुअल स्पीड। तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 16/2 8 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 8 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड आया, और यहाँ पे दिया गया है कि धारा के साथ में इसका स्पीड है 11 किलोमीटर पर घंटा। तो हम लोग 11 में से 8 घटाएंगे, जो कि नाव का एक्चुअल स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो 3 किलोमीटर पर घंटा है वो आपका धारा की स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि जो धारा के प्रतिकूल जाता है वो तो उसका स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो बस हम लोग उसका एक्चुअल स्पीड है 8 किलोमीटर पर घंटा, तो उसका हम लोग एक्चुअल स्पीड से धारा को घटाएंगे, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा को घटाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 किलोमीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग मान लेते हैं कि जो नाव का जो एक्चुअल स्पीड है वो आपका x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लिए ये आपका नाव का स्पीड है, और जो आपका धारा है यानी कि नदी की धारा, उसका हम लोग यहाँ पे y किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ये आपका नदी का धारा का स्पीड है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जब नाव अगर इस दिशा में जा रहा है और आपका नदी का धारा भी इसी दिशा में बह रहा है, तो यहाँ पे आपका जो नदी का धारा है वो उसका जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगा नाव के एक्चुअल स्पीड से। और अगर मान लीजिए कि नाव इस दिशा में जा रहा है और आपका नदी का जो धारा है वो इस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पे जो नाव का स्पीड का साथ में जो धारा की स्पीड है वो घट जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार क्या बोल रहा है कि 1 घंटा जो है नाव धारा की दिशा में बहता है, तो यहाँ पे x + y हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे आपका एक घंटा वो चलता है धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे जो है धारा माइनस हो जाएगा धारा का स्पीड, और इसका हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -y जो है +y से कट जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा 2x, और नीचे में आपका बचेगा बटा में 2। तो ठीक है, तो 2x/2 करेंगे तो क्या आएगा, खाली x बच के आएगा, जो कि हम लोग नाव का स्पीड को माने थे। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है दोस्तों कि हम लोग अगर दोनों स्पीड का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं तो यहाँ पे नाव का एक्चुअल स्पीड यानी कि नाव का स्पीड निकल के आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें बोल रहा है कि एक काम को ए और बी दोनों मिलकर 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम को कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का काम दिया गया है कि ए एक दिन में 10 काम कर सकता है और बी एक दिन में 15 काम कर सकता है। तो हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल काम है कितना, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 30। तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि 10 को हम लोग 30 से काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है 15 को हम लोग 30 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी मिलके 3 दिन में कितना काम खत्म कर लेगा। तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करता है, 3 + 2 5 होता है, तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर लेगा, 15 काम, और टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो दोस्तों ये लोग 3 दिन में दोनों जन मिलके ए + बी मिलके आधा काम कर पाएगा। 15 को 30 से काटेंगे तो आधा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें बोल रहा है 0.02 का वर्ग निकालना है। तो इसको दोस्तों आप लोग बेसिक से करिएगा, ऐसे करके 0.02 × 0.02। तो इसमें आप लोग का मिस्टेक भी हो सकता है एग्जाम में, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इससे शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसे आप लोगों से पूछ दिया 0.00002, तो बस आप लोग गुना करते रह जाइएगा और आप लोग का समय बीत जाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसका सबसे बेसिक और शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए
दशमलव के बाद कुल दो डिजिट है, यानी कि 0 और 2, कुल 2 संख्या है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, होता है ना 4। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप लोग को दशमलव के बाद में कुल 4 संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 संख्या किसका है? ऑप्शन ए में तो सिर्फ दशमलव के बाद 2 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी में भी सिर्फ 1 संख्या है, और ऑप्शन नंबर डी में भी सिर्फ 2 संख्या है। तो ये तो होगा ही नहीं, तो आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर देना था सही, ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए 0 पॉइंट यानी कि 0.002 का 0.002 का वर्ग कितना है? तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद में कुल 3 डिजिट है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। यानी कि दोस्तों आप लोग को जो 0.002 का अगर स्क्वायर पूछे तो आप लोग इसका स्क्वायर ऐसा देना है जो पॉइंट के बाद में कुल 9 संख्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 080 हो जाएगा, 0000080, और लास्ट में आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ दे कि 0.002 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद में 3 डिजिट है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दशमलव के बाद में भी कुल 9 संख्या होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में 1000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% सालाना की रेट से साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग का टाइम कितना है? 3 ईयर, और रेट कितना है? 6%। तो 1 साल में अगर 6% का रेट लग रहा है, तो 3 साल में कुल कितना रेट लगेगा? 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18% का रेट लगेगा। और यहाँ पे अमाउंट कितना है? 1000 रुपया। तो 1000 रुपये का हम लोग को यहाँ पे 18% निकाल लेना है। इजी क्वेश्चन है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 18 को 10 से गुना करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 रुपया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें बोला गया है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 को हम लोग को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा जगह कम है दोस्तों मोबाइल में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 को अलग कर देता हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 2, 4, 7, 14 और यहाँ पे 28 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लॉसअप ले लेंगे। तो इन सब का लॉसअप आएगा यहाँ पे 28। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 28 लिख लिया, और यहाँ पे 1 प्लस आ गया, और ये ब्रैकेट में है। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको नीचे में, ये 28 से कटेगा तो ये 14 बार में जाएगा, और ऊपर में आके 1 से गुना होगा तो यहाँ पे आएगा 14, प्लस यहाँ पे जो आपको 4 दिख रहा है ये 28 से 7 बार में जाएगा, और ऊपर में आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7, प्लस ये जो 7 दिख रहा है 28 से 4 बार में कटेगा, और ऊपर में 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस 14 जो है ये 28 से 2 बार में कटेगा, और ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये 2 बन जाएगा, प्लस 28 जो है ये 28 से 1 बार में कटेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? 1 आया, 1 प्लस ब्रैकेट में आया आपका 14 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना आया? 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28, और 28/28 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए पे सही किया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ 9⁵ इज, यानी कि दोस्तों 9 का पावर में 5 है, इसका मान क्या होगा? तो इसको आप लोग इजीली ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 × 9 × 9 × 9 × 9 कितना होता है? तो इसका आप लोगों को ही पता है कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो 4 गो ऑप्शन दिया है उसमें से इसमें ऑप्शन नंबर ए, सी और बी में तीनों का यूनिट डिजिट 0 0 0 है। तो आप ही बताइए, अगर हम लोग 9 को अगर हम लोग 5 बार आपस में गुना करेंगे तो इसका कहीं से भी यूनिट डिजिट 0 निकल के आएगा क्या? आप ये बताइए। नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग इजीली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से श्रेणी क्रम को पूरा करना है। ठीक है, ये आपका नंबर सीरीज से है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 हुआ +10, 20 से 30 हुआ +10, और यहाँ पे 30 से 40 हुआ फिर से +10। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 100 से 400 हुआ, कितना प्लस हुआ? प्लस का 300। फिर 400 से आपका अगला क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग 500 करके देखते हैं तो कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद 900 से 1600 हुआ, कितना प्लस हुआ? 700 प्लस हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 200 एक्स्ट्रा हो रहा है। पहले यहाँ पे 100 से 400 हुआ +300,
फिर 400 से आपका 700 हुआ, सॉरी 400 से आपका 900 हुआ, प्लस 500 हुआ, और फिर 900 से आपका 1600 हुआ, यानी कि प्लस 700। कुल 200 200 करके प्लस हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें बोल रहा है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हम लोग को घन सेंटीमीटर में निकालना है। तो ये जो शंकु होता है, एक सेकेंड इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो इसका जो शंकु का जो यहाँ पे आधार होता है, यानी कि ये इसके बारे में बोल रहा है कि इसका यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर के, क्योंकि देखिए इसका भी जो शेप है वो वृत्त के जैसा ही होता है, पूरा सेम टू सेम। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोनों सेम होता है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया गया है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई का मतलब कितना होता है 22/7 गुना, और आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है क्योंकि पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आर स्क्वायर बराबर कितना है 154 सेंटीमीटर। तो 22 से ये कट जाएगा आपका 154 7 बार में, और 7 जो है नीचे में वो यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 49। ठीक है, तो आर स्क्वायर निकल के आया आपका 49 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारा निकल के आ गया कितना 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर है, इसलिए रेडियस आपका निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता चल चुका है यहाँ पे इसका हाइट दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शंकु का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों शंकु के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए इसका फॉर्मूला, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका फॉर्मूला का। 1/3 इंटू पाई का फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर निकाल लिए, 7 गुना 7 इंटू एच यानी कि हाइट कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लिए। तो 7 से ये 7 कट गया और 3 से ये 12 गया 4 बार में, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 22 गुना 7 गुना 4। तो 22 गुना 7 गुना 4 करेंगे हम लोग। ठीक है, 22 गुना 7 गुना 4 करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे आंसर निकल के आएगा लगभग 616 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया गया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मतलब कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर यहाँ पे लिख लिए, बराबर दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 से ये 154 गया 7 बार में, और 7 जो बटन में है नीचे में है वो यहाँ जाके से गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा आर स्क्वायर बराबर आएगा आपका 49। तो रेडियस निकल के आएगा आपका 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को इसका परिधि निकालना ईजी हो गया, आसान हो गया, तो हम इसका परिधि निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परिधि निकालने का 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 लिख लिए, पाई का फॉर्मूला होता है 22/7 और रेडियस निकल के आ चुका है 7। तो बस हम लोग 7 से 7 काट लिए हैं, और 22 गुना 2 कितना होता है 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से दोस्तों आप लोग का सेक्शन ई स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक कुल 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे रसायन विज्ञान के, यानी कि केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था पानी में नमक मिलाने से इसका डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में नमक मिलाने से इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोल रहा है अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के घोल में रखेंगे तो इसका कलर ब्लू से जो है कलरलेस यानी कि रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक परमाणु में क्या चीज़ जो है वो एक समान रहता है। तो दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटॉप्स होते हैं उनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है, और जो उसका परमाणु भार होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन और एक होता है आपका संभारिक, उसमें क्या होता है कि उसमें परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है और परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे समस्थानिक के बारे में पूछा गया है, तो समस्थानिक में जो है परमाणु क्रमांक एक समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट होता है।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बारूद एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों बारूद जो है यह एक प्रकार का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सल्फर और कॉपर नाइट्रेट काफ़ी सारे चीज़ों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स, अधातु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोल रहा है वह परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोल रहा है भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रोटियम, जिसका मतलब होता है 1H1, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, जिसे हम लोग भारी हाइड्रोजन कहते हैं, ये होता है 1H2, सॉरी एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया। एक होता है आपका 1H1, ये होता है आपका प्रोटियम, दूसरा होता है आपका 2H1, ठीक है, ये होता है आपका ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम 3H1। दोस्तों जो ये सेकंड नंबर है यही आपका भारी हाइड्रोजन, इसमें जो है ऊपर वाला जो आप लोग देख रहे हैं वो है आपका परमाणु द्रव्यमान, और नीचे वाला जो एक है ये आपका है परमाणु क्रमांक। तो ऊपर वाला जो 2 है उसमें होता है एक आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो इसमें पूछा गया है कि जो भारी हाइड्रोजन होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और 1 है आपका प्रोटॉन की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोल रहा है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोने का रासायनिक चिन्ह है AU, ऑप्शन नंबर बी, और इसे हम लोग कहते हैं AU का मतलब होता है आपका ऑरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बोला गया है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? यानी कि जो प्योर वाटर होता है उसका pH मान होता है 7, यानी कि ना ज़्यादा क्षारीय ना ज़्यादा अम्लीय। दोस्तों जो अगर 7 से कम pH होता है तो उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, और 7 से अगर ज़्यादा pH मान है तो उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं, लेकिन शुद्ध जल का pH मान होता है आपका 7। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का जो ये पेपर हुआ था टेक्निकल का, उसमें सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन बहुत सारे भर के पूछे गए थे। और मैं आप लोग को बताता हूँ जो आप लोग का सेक्शन ई था उसमें पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन आए थे वो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, और यहाँ पे सेक्शन सी में आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के ऐसा यूनिट से पूछे गए थे। और रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग के नंबर सिस्टम और आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इन सबसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं जो कि मैथ का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग का मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन आप लोग का डिफरेंट चैप्टर से भी था, SI CI से था, एवरेज से था, सिंप्लीफिकेशन से था, लेकिन सबसे ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोग का मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन लोग का भी 2021 में एग्जाम है वो लोग इन सभी टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करें, आप लोग का फुल मार्क्स आएगा। क्वेश्चन पेपर ईजी था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया, ताकि मैं इसके कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना दूं। और आप लोग अपने दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर करें क्वेश्चन पेपर को, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, नहीं पसंद आए तो मत करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।